हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज से हम सीए में फाइनल जो पेपर है हमारा पेपर नंबर 13 कॉरपोरेट लॉ और कंपनी लॉ एंड कॉरपोरेट लॉ का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करने वाले। टेस्ट नंबर 1 जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसका हम डिस्कशन आज से स्टार्ट करने वाले। चलो देखते हैं किस तरह से पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरह से हमें पूछे गए हैं और क्या इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किया है जो क्वेश्चन हमें कमिंग एग्जाम में पूछने वाले, इसकी थोड़ी आइडिया लेते। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एवरी कंपनी शॉल होल्ड द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन। देखो, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी उसकी बोर्ड मीटिंग कब हेल्ड कर सकती है? 3 मंथ्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कोई टेंशन ही नहीं इसको, तो 3 मंथ्स लगाएंगे तो देन 15 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 4 मंथ्स ऑफ इट इनकॉर्पोरेशन, जो आपका आंसर रहने वाला है 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो 30 डेज में कंपनी को ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए कंपनी क्या करती है? बोर्ड मीटिंग लेती है विद इन 13 डेज में। सो आपका आंसर रहने वाला है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एवरी निधि कंपनी शॉल मेंटेन members not less than, every निधि कंपनी शॉल मेंटेन members not less than। देखो, आपकी जो निधि कंपनी होती है ना, वो निधि कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। सो इस केस में आपके जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर होते हैं नॉट लेस देन 200। सो आपका आंसर रहने वाला है बी। चलो मैं सेव करता हूँ और आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पर, अनलेस द आर्टिकल रिक्वायर अ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर कोरम एज पर सेक्शन है इसका कोरम का सेक्शन 174 ऑफ कंपनीज एक्ट। कोरम का सेक्शन है 174, बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है 173। देखो, अनलेस द आर्टिकल रिक्वायर अ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स कोरम ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी शॉल बी 5 मेंबर्स, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/4 ऑफ टोटल मेंबर, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर। देखो, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर कंपनी की तो प्रोड्यूसर कंपनी के सेपरेट प्रोविजन है, और प्रोड्यूसर कंपनी की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर कंपनी के आर्टिकल में कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है। तो उस सिचुएशन में प्रोड्यूसर कंपनी को ये प्रोविजन है, उसमें एक प्रोड्यूसर कंपनीज के जो सेक्शन है उसमें एक प्रोविजन है कि आपके 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स क्या कर सकते हैं? मीटिंग को प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर कितना? सी आंसर रहने वाला है। सो गाइस, मैं सेव करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल बुक्स एंड प्रिपेयर विच वेर सीज्ड ड्यूरिंग द सर्च एंड सीजर एज पर सेक्शन 209 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 shall be retained by the register or inspector of to the company from whom such document are seized as soon as possible but not later than। देखो, अगर आप सेक्शन 209 बात करोगे तो 209 आपके कंपनी में जो भी इंटरनल अफेयर चल रहे हैं, जो भी आपके कंपनी में मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसका क्या किया जाता है? सर्च एंड सीजर, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। तो उस सिचुएशन में जो इंस्पेक्टर होता है, जो इंस्पेक्टर आपके कंपनी में इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर होता है, तो वो आपके कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो कितने दिनों तक सीज कर सकता है? वो 180 डेज आफ्टर द सीजर वो क्या कर सकता है? आपको आपके बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट उसके पास रख सकता है और उसके बाद आपको रिटेन दे सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। चलो फटाफट, सेक्शन 233 of Companies Act 2013 prescribes simplified procedures for merger or amalgamation of 2 or more small company, and small company means a company whose paid up capital does not exceed। देखो, स्मॉल कंपनी की बात करें तो स्मॉल कंपनी का अगर आप अमलगमेशन और मर्जर करना चाहते हो तो स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल एक्सीड नहीं होना चाहिए। वो एक्सीड कितना नहीं होना चाहिए? आपके कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखना, जब भी आप स्मॉल कंपनी का मर्जर और अमलगमेशन करते हो तो उस सिचुएशन में स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल एक्सीड नहीं होना चाहिए। कितना? 50 लाख से। ओके, नेक्स्ट सेव करता हूँ, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ sickness of a company by the tribunal
The applicant shall make an application accompanied with audited financial statement etc रिवेल और रिहैबिशन विद इन। जब भी इस केस में सिकनेस कंपनी के, देखो ये केस क्या है, ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ सिकनेस ऑफ अ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल ने उसको क्या कर दिया है, डिटरमाइन कर दिया कि ये सिकनेस कंपनी है। द एप्लीकेशन शॉल मेक एप्लीकेशन accompanied with audited financial statement for रिवेल और रिहैबिशन विद इन। जो भी उसको रिवेल करना है और रिहैबिशन करना है तो उसके लिए टाइम पीरियड दिया जाता है 60 डेज फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ सिकनेस। तो इस केस में वो क्या कर सकता है, जब भी ऑर्डर पास किया है ट्रिब्यूनल में तो उसके बाद वो 60 डेज में एप्लीकेशन कर सकता है रिवेल एंड रिहैबिशन के लिए। सो ये आपका आंसर रहेगा बी। सेव करता हूँ, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस एंड बॉयज आपके सामने। कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 कंटेम्पलेट पेनल्टीज विच आर ऑफ। ये जो कंटेम्पलेट पेनल्टीज होती है वो 5 टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है बी। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको अलग से दे दूंगा अगर आपको डाउट रहेगा इसमें तो। देन एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। Any person aggrieved by an order of appellate tribunal may file an application to the Honorable Supreme Court within days from the date of receipt of the order of appellate tribunal। कोई भी एग्रीव्ड पर्सन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट कोई अपील फाइल करना चाहता है, कोई उसके अगेंस्ट अपील के अगेंस्ट कोई अपील करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट्स में, उसके अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील करना चाहता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के, तो वो 60 डेज में कर सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। चलो सेव करता हूँ आगे। 60 डेज। एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मेड ऑन बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस शुड बी वॉइड इफ परमिशन ऑफ लिस्टिंग इज नॉट गारंटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज बिफोर एक्सपायरी ऑफ कितने वीक्स तक। आप देखो एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सेबी का क्वेश्चन है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मेड ऑन बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस शुड बी वॉइड इफ परमिशन ऑफ लिस्टिंग इज नॉट गारंटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स। सॉरी मैंने आंसर भी बोल दिया 10 वीक्स है। 10 वीक्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। जब भी आप इशू करते हो ना, लिस्टेड आपकी एंटिटी होगी तो आपको ग्रांटेड स्टॉक एक्सचेंज से 10 वीक्स में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। आगे चलो। नेक्स्ट, अनफेयर कंपटीशन अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 मीन्स एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस वाइज वर्सा, कोलिजिव प्राइस, एलोकेशन ऑफ मार्केट्स, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग etc। देखो अनफेयर कंपटीशन, कोलिजिव प्राइसिंग फिक्सिंग भी हो सकता है, एलोकेशन ऑफ मार्केट भी हो सकता है। यानी कि आप अनफेयर कंपटीशन करना है आप तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्राइसिंग को ब्रेक कर सकते हो। एलोकेशन ऑफ मार्केट, जो भी आपका मार्केट का शेयर्स है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग को एकदम उस पोजीशन के बिहाफ पर आप डाउन कर सकते हो, अप कर सकते हो। जैसा अभी प्याज की रेट में अभी चल रहा है 90-100 रुपीज़ अवर करंट सिचुएशन में प्याज का रेट है, तो ये सब आप कर सकते हो। इसका मतलब आपका आंसर ऑल ऑफ दी अबव रहने वाला है। सो इसको सेव करता हूँ। ये कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है उसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, केस स्टडी आ रही है गाइज। ये केस स्टडी जो है, ये केस स्टडी कितने मार्क के लिए आती है मैं एक बार डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। ये केस स्टडी आपके लिए 2 मार्क्स के लिए है और ये 2 मार्क्स यानी कि जो क्वेश्चन 2 रहेगा आपका, क्वेश्चन 2A रहेगा 8 मार्क्स के लिए। अभी तक हमने 20 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन 2A अब 8 मार्क्स के लिए रहेगा, उसके क्वेश्चन हम अब सॉल्व करने वाले हैं। चलो, स्टेट द ब्रीफली विथ रेफरेंस टू द एप्लीकेबल प्रोविजन of the Companies Act 2013 read with rule thereunder whether and public company which is wholly owned subsidiary company will be required to appointed independent director is in this regard
स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। देखो आपकी एक पब्लिक कंपनी है, briefly reference to the applicable provision of Companies Act 2013 read with rule thereunder whether an unlisted public company, listed नहीं है, which is wholly owned subsidiary company will be required to appoint independent director in this regard state whether following statement true and false। देखो आपकी पब्लिक कंपनी है और उसकी सब्सिडी है, तो उस केस में सब्सिडी कंपनी को, आपको अगर पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपके सब्सिडी कंपनी को भी एप्लीकेबल हो सकते हैं क्या। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स आंसर करना है। चलो स्टेटमेंट नंबर 1, एज पर सेक्शन 149(6) रेड विथ रूल 4 of companies appointment and qualification of director rule 2014, the public companies each prescribed class shall required to appoint minimum 2 independent directors। okay, A B statement क्या है, where wide notification number GSR 839E dated 5 July 2017 and amendment was issued through Company Appointment and Qualification of Director Amendment Rule 2017. It provided that an unlisted public company which is a joint venture or wholly owned subsidiary or a dormant company will not required to appoint independent director। जो नोटिफिकेशन आया था 2017 में, उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्फ्यूजन था इसमें कि अगर आपके पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल है तो उस केस में आपके सब्सिडी कंपनी के लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है क्या। ये क्वेश्चन हमारे जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले, जो भी हमारे CS, जो भी हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट है, उन्होंने रेज किया था। देन हमारे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ने ये क्लियरिफाई कर दिया कि आपकी पब्लिक कंपनी और उस पब्लिक कंपनी को आपको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं, तो मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके बोर्ड पर अपॉइंट करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि यार 5 जुलाई 2017 को अगर पब्लिक कंपनी को वो प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सब्सिडी कंपनी को हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। आंसर करूंगा मैं यस ट्रू। सर सुनो मेरी बात, लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को आपके 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बोर्ड पर अपॉइंट करने पड़ेंगे। कितने? 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके बोर्ड पर अपॉइंट करेंगे। आंसर ट्रू है। सेव करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। चलो 3 मार्क हो गए हमारे यहाँ पर। 20 + 3 23 मार्क्स हो गए हमारे। सर आप कॉन्फिडेंट हो? यस बिल्कुल। प्रोविजन पढ़े भाई। PBX Private Limited is a company in which there are 6 shareholders. Mr. Bala, who is a director and also a legal representative of deceased shareholder, holding less than 10 of the share capital of company, made a petition to the tribunal for relief against operation and management. Examined under the provision of Companies Act 2013 whether the petition made by Mr. Bala is valid and maintainable। सेक्शन है ये, सेक्शन 244 कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर पिटिशन फाइल कर सकते हैं आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की रिगार्डिंग। जो भी कंपनी में मैनेजमेंट होता है उसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ घपला कर रही है या फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसके इसमें आप यूज़ कर सकते हो इस सेक्शन को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं और स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर बताते हैं कि आपको क्या आंसर आने वाला है। इन द गिवन केस देयर आर 6 shareholder as per the condition 1 above 10 of 6, therefore round of 0.6 ओके satisfy the condition। यानी कि आपके पास कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं, आपके कंपनी में कितने शेयर होल्डर है, 6 शेयर होल्डर है, और उसका राउंड ऑफ कितना होता है 0.10% ऑफ टोटल शेयर होल्डर, तो राउंड ऑफ 0.6% होता है। कैसे सर कैलकुलेट किया है आपने? आपके अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के प्रोविजन पढ़ोगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि आपको अगर पिटीशन फाइल करनी या आपको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की रिगार्डिंग कोई भी अपील फाइल करनी है तो उस सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग है उसमें से 10% शेयर और
10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आपके पास मेंबर कितने यहाँ पर 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर का राउंड ऑफ कितना हो रहा है 0.6, satisfy condition. Therefore, in the light of the provision, the act on single member, even the legal representative of deceased shareholder can present a petition to tribunal. क्यों सर, क्यों पिटिशन कर सकता है फाइल, क्योंकि 10% ऑफ शेयर हो। अभी क्या करो, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट टॉपिक को ओपन करो, उसमें से सेक्शन 243 244 पढ़ो, आपका ये जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है ऐसे कैसे, वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, रिमेंबर दैट। इवन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर रिप्रेजेंटेटिव आप लीगल हो किसी डिसीज मेंबर के तो भी चलेगा, प्रेजेंट पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट ही होल्ड लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बात कर रहे हो सर, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट ही हैज होल्ड 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, thus the petition may be filed valid and maintainable। जो भी पिटिशन फाइल आपका, ये जो है दोनों भी आंसर करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि thus the petition made by मिस्टर बाला रिप्रेजेंटेटिव है और उसने कितना 1/10 जो भी मेंबर है उसका 1 यानी कि 10%, मिनिमम 10% वो भी होल्ड कर रहा है। सो इस केस में बाला जो भी पिटिशन फाइल कर रहा है वो ट्रू है। एक बार आप क्या करना, मुझे भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा, सेक्शन 243 और 244 को रिवाइज करना और उसके बाद मुझे जो भी डाउट है कमेंट में डिस्कस करना, आई विल सॉल्व इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट क्वेश्चन 2 हो गए। XBRL इज क्या है, इज फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग लर्निंग लैंग्वेज। लर्निंग नहीं है, नन ऑफ द नहीं है, ये जो है XBRL ये एक लैंग्वेज है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट हम फाइल करते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी को, ध्यान में रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है, एग्जामिन विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर notice of board meeting is required to be sent and to an interested director। देखो ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर बहुत ही लॉजिकली कंसेप्ट और बहुत ही फनी कंसेप्ट है। जो भी डायरेक्टर शेयर होल्डिंग करता है उसके साथ साथ जो भी डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी में बिजनेस वगैरह में इंटरफेयर करता है या बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है कंपनी के साथ, उसको बोला जाता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ओके, अब ये क्वेश्चन है कि एग्जामिन विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर इन दिस रिगार्ड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसके रिगार्ड पर हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उसको डिस्कस करना है। सेक्शन 173(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मेक it mandatory for every director to be given proper notice of every board meeting. It is immaterial whether a director is interested or not। आपको सब डायरेक्टर को नोटिस शेयर करनी है और जो भी आपका थॉट्स है वो इमटेरियल है, वेदर डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और नॉट, ये थॉट्स को आपने नहीं लाना है। देन इन केस ऑफ एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर नोटिस मस्ट बी गिवन टू हिम इवन थ्रू precluded from voting at the meeting on business to be transaction। जो भी आपको क्या करना है, इवन इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर नोटिस मस्ट बी गिवन टू हिम इवन थ्रो ही precluded फ्रॉम वोटिंग, उसको वोटिंग से आप डिनाई कर सकते हैं एट द मीटिंग ऑन द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्शन। आप वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक कोपरे में आकर बैठ सकता है कंपनी के, वो मीटिंग में आकर बैठ सकता है, ना उसको बात करने का कोई मौका मिलेगा, ना उसको हम क्या करेंगे कोरम में काउंट करेंगे, बस वो साइड में आकर बैठ सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। सेक्शन 173(3) को एक बार पढ़ना, इस पर केस स्टडी आने के चांसेस हैं। एक बार पढ़ने के बाद क्या होता है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार ये सेक्शन आप यानी हमने रिवाइज कर लिया तो फाइनल हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, एक्सप्लेन विद द
examine with the reference to the provision of Companies Act 2013 whether notice of a board meeting is required to be sent a director who has gone abroad for less than 3 months. आपका कोई डायरेक्टर है जो बाहर देश को गया है, तो उस सिचुएशन में आप उसको नोटिस शेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शेयर कर सकते. क्यों नहीं शेयर कर सकते? वो बाहर गया, इसका मतलब वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्या? इस ऑनलाइन मोड में वो जूम मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो गूगल मीटिंग अटेंड कर सकता है. बोलने की बात है. स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. इन दिस रिगार्ड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है ना, वैसे वैसे लॉ भी बदल रहा है. लॉ भी ये प्रोविज़न ऐड कर रहा है. गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग कमिंग डेज में ये ऐड हो जाएंगे आपके नोटिस के प्रोविज़न में, आपके कोरम के प्रोविज़न में. बहुत फनी, यानी कि जिस तरह से हम चेंजेस हो रहे हैं, लॉ भी अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है. चलो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1. डायरेक्टर हु हैज़ गॉन अबॉर्ड इज स्टिल अ डायरेक्टर. बिल्कुल सही है. अगर वो लेस देन 3 मंथ्स के लिए गया है, इसका मतलब वो डायरेक्टर है अभी भी. Therefore, he is entitled to receive notice of board meeting during his stay abroad. जो भी वो बाहर रहेगा, वो ड्यूरिंग ऑफ स्टे अबॉर्ड वो नोटिस रिसीव कर सकता है. द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ डिलीवरी ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आल्सो. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स अ डायरेक्टर टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स. तो ये कंपनी एक्ट भी परमिट कर रहा है. मैंने बोला था ना अभी भी कि यार जिस तरह से लॉ हम मॉडिफाई हो रहे हैं, उस तरह से लॉ अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है. तो आपका आंसर सीधा रहने वाला है ट्रू. गाइज बहुत ईजी है, समझने वाले को, समझाने वाले को ईजी होना चाहिए. चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, उसको एक बार देख लेते हैं. एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और देख लेते हैं इसमें क्या है. The board of director Nipchera Chemical Limited's proposed to transfer more than 10% of profit of company to reserve, okay, for current year. Advise the board of director of the said company mentoring the relevant provision of Companies Act 2013. देखो, जब भी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती है आपकी कंपनी में, आपको अगर डिविडेंड टॉपिक आपने पढ़ा, सेक्शन 123 पढ़ा, 120 का तो सवाल ही नहीं है, 121 लगने ही वाला नहीं. दोनों ऑप्शन में पढ़ूंगा भी नहीं और ये नहीं लगने वाले. डिविडेंड टॉपिक 123 सेक्शन लगने वाला है. सीधा मैं डी ऑप्शन पर आ रहा हूँ. चलो डी ऑप्शन ये बोलता है आपका, आप एक बार आराम से पढ़ लेना. सेक्शन डिविडेंड के 123 से स्टार्ट होते हैं 128 तक, 127 तक. सीधा यहाँ पर डिविडेंड टॉपिक देखोगे तो उस सिचुएशन में आपको कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए ये प्रोविज़न दिए गए हैं. तो देखो, द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 123(1) द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड any financial year transfer such percentage of its profit for that financial year as it may be considered appropriate to reserves of the company. यानी कि आपको मिनिमम जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो एज पर सेक्शन 23, तो वहाँ पर प्रोविजन दिया है कि आपको अप्रोप्रिएट अकाउंट डिविडेंड में मेंटेन करना है, रिजर्व मेंटेन करना है, ट्रांसफ़र करना है. सो ये आपने ऑप्शन डी आंखें बंद करके क्या करना है, सेलेक्ट करना है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. चलो देखते हैं. द पर्पज ऑफ सेबी एक्ट सेबी एक्ट 1992 में आया था आफ्टर स्कैम ऑफ हर्षद मेहता के स्कैम के बाद ही ये सेबी एक्ट लाया था. इज टू प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी. द प्रेम्बल टू द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ अ बोर्ड टू. जो भी प्रेम्बल है उसके प्रेम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है. और जब भी इस एक्ट को लाने का पर्पज़ क्या है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो फर्स्ट वाला आंसर जो रहेगा आपका, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़. बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही आपका ऑब्जेक्टिव है. देन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. टू रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट. बिल्कुल सही है. और आपका आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ऑप्शन आपके प्रेम्बल में है. सो
ये एक बार आप प्रेम्बल देख सकते हो सेबी का। सर टाइम नहीं है, नहीं तो नहीं, जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो आराम से देख लेना। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज सेट अप टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है देखते हैं। प्रमोट फेयर डीलिंग by the issue of securities and ensure a marketplace where they can raise fund at a relatively low cost। जो भी कंपनीज हैं अगर लिस्टेड होती है तो वो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस वो कम कॉस्ट पर ही बड़ा फंडिंग रेज कर सकते हैं। और वो फंडिंग जो होता है वो फेयर होता है, फेयर डीलिंग होता है। सब इन्वेस्टर को भी वो क्या होता है, सबको नॉलेज होता है कि यार सेबी कंट्रोल कर रहा है, मतलब हमारा लॉस भी नहीं होगा, सेबी उसको क्या करेगा, एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट। तो ये पहला ऑप्शन है। देन टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही है, टू इन्वेस्टर, अभी मैंने डिस्कस किया, एंड सेफ गार्ड देयर राइट्स, बिल्कुल, एंड इंटरेस्ट सो दैट दे स्टेट फॉलो ऑफ सेविंग इन टू द मार्केट। Then third, to regulate and develop a code of conduct and fair practice by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc. with a view to making them competitive and professional। जो आपका आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, एक बार आराम से पढ़ो, डी आंसर रहने वाला है। और मैं इसको सेव करता हूँ और आगे चलता हूँ। गाइज अब बोर तो नहीं हो रहे, बोर हो गए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ तो फनी करूंगा आपके लिए। सेक्शन 223 देखो, इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन का सेक्शन है, सेक्शन 223, इसको पकड़ते एक बार। 223 कंपनीज एक्ट 2013 डील विद इंस्पेक्टर रिपोर्ट। द फॉलोइंग प्रोविजन आर एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन। जो भी आपका इंस्पेक्टर रिपोर्ट है उसके लिए कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल है। देखो, submission of interim report and final report, subsection 1, an inspector appointed under this chapter, chapter 24, inspection, inquiry and investigation, may and if so directed by the central government shall submit interim report to that government, and on the conclusion of investigation shall submit final report to central government। बिल्कुल सही है। रिपोर्ट टू बी राइटिंग और प्रिंटेड, बिल्कुल सही है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो भी रिपोर्ट हो रहा है वो राइटिंग और प्रिंटेड होना चाहिए। एवरी रिपोर्ट मेड अंडर सबसेक्शन 1 अबो शॉल बी राइटिंग और प्रिंटेड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दिया है कि आपका राइटेड होना चाहिए रिपोर्ट या प्रिंटेड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए, वो रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करना है। ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ रिपोर्ट, सबसेक्शन 3, अ कॉपी ऑफ above report may be oriented by making an application in this regard to the central government। सभी प्रोविजन यहाँ पर करेक्ट है। अगर आप सेक्शन देखोगे, कौन सा सेक्शन है, 223, तो इसमें रिपोर्टिंग के प्रोविजन है। इन्वेस्टिगेशन पर जो भी रिपोर्ट होता है इंस्पेक्टर कैसे सबमिट करना चाहिए। देखो, पहले तो आपने क्या करना चाहिए, रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट। देन रिपोर्ट शुड बी इन फॉर्म राइटिंग और प्रिंटेड as per section 1 subsection 1। then obtaining copy of report, जो भी obtaining copy of making application this regard central government। ये सारे प्रोविजन आपके गलत है, तो सॉरी सही है, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा डी। मैं सेव करता हूँ। नेक्स्ट चलो, अच्छे क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में, बहुत अच्छे क्वेश्चन। द ऑडिटर ऑफ कंपनी रिफ्यूज टू मेक देयर रिपोर्ट्स द एनुअल अकाउंट्स ऑफ a company before it is signed on behalf of the board director advise the company। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना 3A, इसका आंसर आपने करना है। मैं तो आंसर करने ही वाला हूँ आप यहाँ पर, बट स्टिल इसका आंसर मुझे आपने कमेंट में बता देना है, ठीक है। चलो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। अगर आप ऑडिटर हो और ऑडिटर का रिपोर्ट जो है एनुअल अकाउंट बिफोर साइन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड एडवाइज द कंपनी, आप ऑडिटर हो, रिफ्यूज टू मेक देयर रिपोर्ट ऑन एनुअल अकाउंट ऑफ अ कंपनी बिफोर इट साइन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिफोर साइन करने के आप क्या कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ ऑफ साइन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस रिपोर्ट पर साइन नहीं किया तो आप उस रिपोर्ट को दे नहीं रहे हो, सबमिट नहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या प्रोविजन है। द ऑडिटर इज राइट थियोरेटिकली अकाउंट आर
presented to auditor only after they are approved by the board and signed by authorized person। बिल्कुल सही है। सेक्शन 134 अगर देखोगे आप बोर्ड रिपोर्ट 134 के साथ साथ अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 145 या 144, ये कुछ दो सेक्शन है, ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑडिटर ने रिपोर्ट वगैरह किस तरह से प्रिपेयर करना है और बोर्ड रिपोर्ट की अथॉरिटी क्या है उस रिपोर्ट पर साइन करने की। तो आपने एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। द ऑडिटर इज ओनली एक्सपेक्टेड टू सबमिट हिज रिपोर्ट ऑन द accounts presented to him for audit after conducting an examination of necessary document, analyzing relevant information and test checking accounting record in order to be able to form an opinion of the financial statement presented to him। बिल्कुल सही है। In practice the checking of account is already completed before account are approved by board। अकाउंट की जो भी प्रैक्टिस वो चेकिंग हो चुका है बिफोर ऑडिटर इन्फॉर्म अप्रूवल द ड्राफ्ट अकाउंट विथ नोट etc बिफोर द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड। हाउएवर ऑडिटर्स साइन द अकाउंट्स ओनली आफ्टर दीज आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड साइन बाय पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ कंपनी। सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है, जो भी रीजन है रिफ्यूजिंग का वो राइट है। ये सभी ऑप्शन आपके राइट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलो आगे 3B हमारे सामने आया क्वेश्चन। कैन कंपनी में कंपेंसेशन टू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सप्लेन बी ब्रीफली द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 102 पढ़ोगे तो उसमें कंपेंसेशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर है। सेक्शन 103 पढ़ोगे आप तो वहाँ पर की मैनेजर पर्सन की अपॉइंटमेंट वगैरह है। सो यहाँ पर आपका जो भी मैनेजर पर्सन है मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर आप उसके ऑफिस का वगैरह लॉस होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लॉस का कंपेंसेशन दे सकते हो। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, तो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका आंसर करते हैं। अ कंपनी में कैन पे कंपेंसेशन टू इट्स डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बिल्कुल सही है। अंडर सेक्शन 202 सच कंपेंसेशन कैन बी पेड ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ मैनेजर एंड द होल टाइम डायरेक्टर बट नॉट ऑथर। आपको ये प्रोविजन जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, ये ध्यान। सिर्फ सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपेंसेशन नहीं ना, ये अल्टरनेटिव डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर का नहीं चलेगा। यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर का ही चलेगा और होल टाइम डायरेक्टर का ही चलेगा। दूसरे डायरेक्टर को भैया राइट नहीं है यहाँ पर, समझे ना बात। तो आपका स्टेटमेंट जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। एज पर सेक्शन 202 आप कंपेंसेशन पे कर सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर को जो भी लॉस हुआ है उसका। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो कंपेंसेशन देने वाले हो ना भैया, मैनेजिंग डायरेक्टर और किसको, होल टाइम डायरेक्टर को ही दे सकते हो। दूसरा किसी को भी लाड नहीं करने का यहाँ पर, भागो यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग जाओगे नहीं तो मुझे अकेला छोड़कर, मैं अकेले ही बातें करते रहूँगा और वीडियो को स्किप कर दूंगे आप। चलो, स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मिस्टर यल अ फेमस प्लेबैक सिंगर, मुझे श्रेया घोषाल जी बहुत पसंद है, वो प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है उनके। बस यहाँ पर नाम उनका होना चाहिए मगर यल का दिया है। मिस्टर यल ए फेमस प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडियन वांट टू परफॉर्म्स अ म्यूजिकल नाइट्स इन पेरिस। बिल्कुल, फॉर इंडियन रिसाइडिंग दियर, जहाँ पर इंडियन रहते। फॉरेन एक्सचेंज टू द एक्सटेंट ऑफ USD 20,000 इज रिक्वायर्ड फॉर पर्पज। देखो यहाँ पर उसको फॉरेन एक्सचेंज एक्सटेंड टू USD 20,000 इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज। एक पेबैक सिंगर है, वो फॉरेन में जा रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए, तो उस सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज वो करना चाहता है 20,000 का, तो इस सिचुएशन में वो कर सकता है क्या। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इन द गिवन केस मिस्टर यल इज अ सिंगर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है। आप
वहाँ पर परफॉर्मेंस करने जा रहे हो तो आपको ऐसा परमिशन के बिना वहाँ पर नहीं जाएगा, प्रायर अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज ट्रैवल फॉर कल्चरल टूर रिक्वायर प्रायर परमिशन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, representative of amount of foreign exchange required, and therefore in the given case Mr. L the singer is required to seek permission of the government of India। मैं इसको क्लिक करता हूँ, आंसर यही सही है। देन फॉरेन एक्सचेंज रोल फॉर कल्चरल टूर रिक्वायर पोस्ट परमिशन, नहीं यार पोस्ट तो नहीं है, ट्रायल परमिशन लेनी होगी तभी आप ये एक्टिविटीज़ बाहर जाके कर सकते हो। एंड मिस्टर यल फेमस प्लेबैक सिंगर्स ऑफ इंडिया इट शुड बी ट्रीटेड एज स्पेशल केस। ऐसा नहीं चलेगा कल शाहरुख जी बोलेंगे, सलमान जी बोलेंगे मैं जाकर कल लुंगी डांस करके आता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जो भी आपका वहाँ पर अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। श्रेया घोषाल जी भी जाते हैं वहाँ पर, लता जी भी जाते हैं, तो भी वहाँ पर से जो भी डिक्लेरेशन है गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ही आपको जाना होगा। चलो नेक्स्ट करता हूँ। सेम गाइस समझ रहे हैं ना मैं जो बता रहा हूँ? चलो मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वायर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मिस्टर एम USD 5000 टू मेक पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, कैन मिस्टर एम ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज? देखो ये कॉल बैक सर्विसेज कुछ सेक्टर को प्रोहिबिट किया है, जैसे कॉल बैक सर्विसेज है, जैसे गैम्बलिंग वगैरह है, जैसे आप कोई इमोबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है अबाउट स्पेसिफाइड लिमिट, उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है ड्रग्स वगैरह की, वो सभी इलीगल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर प्रोहिबिट किया है, तो कॉल बैक सर्विस भी उसमें आती है। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर मैं आंसर सीधा बताऊँगा, ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पेमेंट रिलेटेड। सर ये 5000 है, नहीं यार ये प्रोहिबिटेड सर्विस है, तो इसको मैं यहाँ पर कैन नॉट ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज, ये आपका आंसर रहेगा ये। तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट आ गया है, ये क्वेश्चन जो है सर कितने मार्क के लिए आया है हमें, ये क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन आया है आपको 4 मार्क्स के लिए। चलो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नंबर 2 इंटरेस्टेड डायरेक्टर, बिल्कुल अभी एक डिस्कशन किया था ना इंटरेस्टेड डायरेक्टर का, सेक्शन 173(3) मैंने बोला था आपको पढ़ा, हाँ वही है, ये तो मैच हो रहा है 2 के साथ 2। देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, ये पेमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो गाइज आपका आंसर क्या रहने वाला है, आपका आंसर बी रहने वाला है, यहाँ पर आपको भी मार्क मिलेंगे। चलो ये सेव करता हूँ और आगे चलता हूँ। अब आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्वेश्चन आपको 16 इंटू आपका ये जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर लॉ का लिख लो। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर 25 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर 25 प्लस देन 37 मार्क एंड रिमेनिंग पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर। यानी कि आपका जो ये पेपर रहेगा 68 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसमें केस स्टडी वगैरह भी रहेंगी जैसे हमने देखा, और उसके बाद जो रहेगा 32 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहेंगे वो 32 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सो गाइज आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आज का डिस्कशन। आपको कोई भी डाउट कोई भी आपको क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और स्टडी करते रहना, मोटिवेट रहना, सब कुछ आपके हाथ में है, आप भी आपकी दुनिया बदल सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय, और हंसते रहना और हंसाते रहना दूसरों को। चलो।